हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की ये पहली क्लास है। और आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? संख्याओं के बारे में। ठीक, नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या, संख्यांक तथा स्थानीय मान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन में जुड़ सकें। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो कि क्या है? संख्या क्या होता है, संख्यांक क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, और संख्याओं को लिखते कैसे हैं, इनके लिए कौन कौन सी लिपियां हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रोमन संख्याएं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं क्या हैं, और कौन सी देवनागरी लिपि में हमारा जो है वो संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, सब क्लियर है? उम्मीद है कि सब क्लियर ही होगा। हाँ, देख तो रहा है। अच्छा, तो देखिए, पहला जो हमारा हेडिंग आता है वो क्या आता है? संख्या। क्या है? संख्या। क्या होती है संख्या? क्या है ये संख्याएं? किसे कहते हैं संख्या? तो देखिए, संख्या क्या होती है? वस्तुओं को या चीज़ों का, इनकी जो मतलब गणना होती है, इनको काउंट करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। ठीक, अगर संख्याएं नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे? हम नहीं गिन पाएंगे कि वो कितना है। गिन भी लेंगे तो फिर उसको हम क्या करेंगे? क्या कहते हैं उसको? अभिव्यक्ति। ठीक, तो हम उसको अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे कि वो कितनी है। ठीक है, तो वस्तुओं को, चीज़ों को, इन सबको गिनने के लिए जिस चीज़ का, जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिनका प्रयोग किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? वस्तुओं की गणना का बोध संख्याओं द्वारा होता है। ठीक है, जैसे आपके सामने कोई भी चीज़ रखे, मान लीजिए कि क्या रखे हुए हैं, आपके सामने रखे हुए हैं 10 फल। ठीक है, कुछ संतरे रखे हैं, मान लीजिए कितने संतरे हैं। अब आप क्या करेंगे? आपसे किसी ने पूछा कि ये कितने संतरे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो आप उसको बताएंगे 10 संतरे हैं। या फिर आप जहाँ पर हैं, मान लीजिए कि आप अपने कॉलेज में हैं। ठीक, और आपके कॉलेज में आपके क्लास टीचर ने कहा कि जाके देख कर आओ कि आज आपके क्लास में कितने बच्चे आए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे क्लास में, बच्चों को क्या करेंगे? काउंट करेंगे, और उसके बाद में आकर के बताएंगे कि आज इतने बच्चे आए हुए हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली उनको क्या करते हैं? काउंट करते हैं, उनकी गणना करते हैं, उनको गिनते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को क्या किया जाता है? इनका जो मतलब इस चीज़ को करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि संख्यांक क्या होते हैं। ये हो गया संख्या। अब बात करते हैं संख्यांक।
आखिर क्या होता है ये संख्यांक? तो देखिए, संख्यांक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो संख्या और दूसरा अंक। मतलब उन संकेतों को हम संख्यांक कहते हैं जिनका प्रयोग करके संख्याओं को लिखा जाता है। समझ में आया? जिन संकेतों का प्रयोग संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है उन्हें संख्यांक या फिर संख्या का अंक, ठीक है, उन्हें संख्यांक या फिर संख्या का अंक, उन्हें संख्यांक कहते हैं। ठीक, उन्हें संख्यांक कहते हैं। अब संख्यांक जो है, अब जैसे संकेतों को लिखने के लिए किन चीज़ों का, कौन से संख्याओं को लिखने के लिए कौन सी संकेतों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसके लिए तीन प्रणाली, मतलब होती तो और भी है, अरबी भी होती है, अरबी में भी भाई गिनती लिखा जाता है ना, तो फारसी में भी गिनती लिखा जाता होगा, लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रणाली का यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। पहला कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली वही हुई 1 2 3 4 वाला, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इसके आगे आप इन्हीं संकेतों का प्रयोग करके लिख सकते हैं, ठीक है, ये बेसिक है। अब 10 लिखना होगा तो 1 0 हो गया, 20 लिखना होगा 2 0 हो गया, इसी तरह से आप आगे लिखते चले जाएंगे, ठीक। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला कौन सा होता है? अपनी बात कर लेते हैं, देवनागरी लिपि में, ठीक है। देवनागरी लिपि में कैसे लिखा जाता है संख्याओं को? तो देखो, देवनागरी लिपि में संख्याओं को लिखने के लिए 0 इस तरह से लिखा जाता है, जिसको हम शून्य बोलते हैं, ठीक। शून्य के बाद में 1 2 3 4, इसी तरह से होता है ना, 5 6 7 और 8 9, ठीक है। तो ये होता है देवनागरी लिपि। इसमें संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे आप इन्हीं का प्रयोग करके लिख सकते हैं, ठीक। तीसरा क्या होता है? रोमन प्रणाली। ये था आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में कैसे लिखा जाता है भाई? तो देखिए, इसमें रोमन प्रणाली में क्या होता है, अगर आपको 1 लिखना है तो ये 1 है, ठीक। 2 लिखना है, ये 2 है, ठीक। 3 ऐसे हो गया, 4, ठीक, 5 6
7 हो गया, 8, 9 और ये रहा 10। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है रोमन में। ठीक, अब देखिए रोमन प्रणाली में एक है, एक कैसे लिखा जाता है, आई। आई को हम क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। 2 आई लिख गया इसका मतलब हुआ 2। 3 बार आई लिखा इसका मतलब हुआ 3। आई को पहले लिख दिया गया, उसके बाद में वी लिखा गया, इसका मतलब है 4। वी को लिखा गया 5, वी आई मतलब 6, वी आई आई मतलब 7, वी आई 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 मतलब 8, आई एक्स मतलब 9 और एक्स मतलब 10। अब आगे देखिए 10 हो गया, उसके बाद में फिर क्या हुआ, एक्स एक्स, इसका मतलब क्या हुआ 20। 3 बार एक्स लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ 30। एक्स एल, इसका मतलब क्या हुआ 40। एल, इसका मतलब क्या हुआ 50। ठीक, एल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ 60। एल एक्स एक्स, इसका मतलब क्या हुआ 70। एल एक्स एक्स एक्स, इसका मतलब क्या हुआ 80, यानी कि 50 ये है, और 3 बार ये x का मतलब क्या होता है 10, तो 3 बार 10 लिखा है, तो 50, 10 60, 10 70, 10 80। ठीक, एक्स सी का मतलब क्या हुआ 90, और सी का मतलब क्या हुआ 100। सी मतलब क्या हुआ सेंचुरी, और इसका मतलब क्या हुआ 100। ठीक, अगर आपको इसी तरह से क्या लिखना है 200 लिखना है, तब क्या लिखेंगे, तो 200 लिखना है अगर, तो 2 बार आप क्या लिखेंगे सी, हो गया 200, हो गया। अगर आपको क्या लिखना है 300 लिखना है, सी सी सी, हो गया 300। अगर आपको क्या लिखना है 500 लिखना है, तो ये लिख देंगे आप क्या डी। डी का मतलब क्या हुआ 500। अगर आपको 1000 लिखना है, तो उसके लिए क्या होगा एम। एम का मतलब 1000। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम बताते हैं कि रोमन में अगर कोई संख्या लिखने को आता है तो आप कैसे लिखेंगे। ये इतना बेसिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, कि एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, और डी का मतलब होता है 500, एम का मतलब होता है 1000, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, और आई का मतलब होता है 1। तो इतना आप ये पूरा इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर इसके जो नियम हैं रोमन संख्याओं को कैसे लिखते हैं उसको हम सिखाते हैं। आप आराम से सीख जाएंगे बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। लिखिए, हम साइड में हो गए। ठीक है, तो अब मिटाते हैं इसको। ठीक,
तो देखिए, रोमन संख्या प्रणाली को लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक। तो अब हम बात करेंगे रोमन संख्या प्रणाली के नियम, जो कि महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। तो पहला नियम क्या है हमारा, अगर किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार क्या करते हैं, हम जोड़ दिया जाता है। अगर किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह संकेत आता है उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाता है। उतनी बार क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या लिखा है, अगर किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह संकेत आता है, जितनी बार भी वो क्या होगा, रिपीट होगा, उसका मान उतनी बार क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। अब जैसे समझ नहीं आया, ठीक है, अब समझ आएगा। उदाहरण, उदाहरण क्या है, मान लीजिए आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है एक, ये आपको पता है। अब अगर हम आई को 2 बार लिखते हैं, आई आई, तो इसका मान क्या हो जाता है, 2 बार हो गया ना, 2 बार रिपीट हुआ, पुनरावृत्ति हुई। इसकी पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, रिपीट होना। तो आई क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 बार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आई का मान क्या होता है, 1, और वही 1 इसमें फिर क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 2 बार आया है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही चीज़ तो लिखा है कि उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाता है। आई का मान होता है 1 और 2 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसका मतलब 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो इसका मतलब जब 2 बार आई लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 2। जब 3 बार आई लिखा होता है, आई आई आई, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हुआ। जैसे और क्या लिखा होता है, वी है, इसके बाद में 3 बार आई लिखा गया। अब v का मान क्या होता है, तो v का मान होता है 5, होता है, v का मान होता है 5 और i का मान क्या होता है, 1, और ये 1 यहाँ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 यानी कि 3, तो 5 + 3 मिलकर कितना हुआ, 8। तो इसका मान कितना हुआ, 8। यही तो हुआ है, ठीक। थोड़ी सी बड़ी संख्या, जैसे x का मान क्या होता है, आप जानते हैं x का मान क्या होता है, 10, ठीक। x का मान क्या होता है, x का मान होता है 10। और अगर यही आपको कितनी बार, 2 बार लिख दिया जाए, x x, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान होता है 10 और इसकी पुनरावृत्ति यानी कि इसका रेपिटेशन हो रहा है 2 बार, तो 10 + 10 मिलकर कितना हो गया, 20 हुआ। अगर यही 3 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 + 10 + 10 यानी कि कितना हुआ, 30। यही थोड़े बड़े में और चलते हैं, तो
किसका भाई? सी मतलब सेंचुरी, मतलब 100। तो सी का मान लीजिए लिखा गया 2 बार, इसका मतलब क्या हुआ? सी को 2 बार लिखा गया, इसका मतलब सी का मान होता है 100, और 100 लिखा है 2 बार, इसका मतलब क्या हुआ? 100 + 100 मतलब 200। सी को हमने 3 बार लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 100 + 100 + 100 300। ठीक, हमने लिखा L X X X, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ L का मान होता है 50, और 50 में X का मान होता है 10। तो 10 जो है वो कितनी बार है? X 3 बार है, यानी कि 10 + 10 + 10 कितना हो गया? 30। और 30 में जब 50 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 80। तो इसका मान हो गया 80। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, जितनी बार रिपीट हो रहा है जो, उसका मान उतनी बार ही जुड़ जाएगा। ये था आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम ये है कि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं रिपीट होता है। आपने यहां देखा 3 है, 3 बार ये रिपीट हुआ। यहां पर आपने देखा सी 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 3 बार रिपीट हुआ। यहां पर आपने देखा एक्स 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 3 बार रिपीट हुआ। 4 बार क्यों नहीं रिपीट हो रहा है? तो 3 से अधिक बार रोमन प्रणाली में कोई भी संकेत रिपीट नहीं होता है। ठीक, तो दूसरा नियम यही है कि कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता। ठीक है, और संकेतों V, L और D का कभी पुनरावृत्ति नहीं होता। ठीक, दूसरा नियम क्या है कि कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। मतलब कोई भी संकेत है, अधिकतम वो कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार रिपीट होगा। आई भी है, अधिकतम 3 बार रिपीट होगा। आपको कहीं नहीं दिखाई देगा कि 4 बार कोई भी संकेत, चाहे वो आई हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो एक्स हो, कोई भी संकेत क्या है? 3 बार से ज्यादा यानी कि 4 बार रिपीट नहीं होगा। अधिकतम वो 3 ही बार रिपीट होगा। यहाँ पर भी आपको अधिकतम 3 बार देखने को मिला, यहाँ पर भी 3 बार, यहाँ भी आपको 3 बार ही देखने को मिलेगा, कहीं 4 बार नहीं मिलेगा। तो अधिकतम कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार, अधिक से अधिक 3 बार होगा। ठीक, और क्या है? वी, एल और डी, इसका कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होता। मतलब ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। आपको V कभी भी रिपीट होता नहीं दिखेगा। मतलब कहने का क्या है कि आपको कहीं इस तरह से V लिखा नहीं दिखेगा कि 5 5 10 5 15 हो गया, इस तरह से आपको नहीं देखने को मिलेगा। 15 कैसे लिखा जाता है? तो 15 लिखा कैसे जाता है? 15 ऐसे लिखा जाता है, X लिखा जाता है और X के बाद में V लिखा जाता है। X का मान होता है 10 और V का मान होता है 5। 10 5 मिलकर कितने हो गए? 15 हो गए। तो वी, एल और डी का मान जो है, वी, एल और डी जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक, ये था दूसरा नियम। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम क्या है? यदि छोटे मान वाला कोई संकेत, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आ जाता है,
एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आ जाता है तो बड़े मान में से छोटे मान वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। ठीक है, बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। मतलब क्या है कहने का कि मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, एक लिखा जाता है आई, दो लिखा जाता है दो बार आई, तीन लिखा जाता है तीन बार आई। ठीक, अब जो है चार लिखा जाता है कैसे, आई और वी, इसी तरह लिखा जाता है चार, है ना। अब चार लिखा गया तो इसमें देखिए कैसे चार हुआ ये, तो इसका जो है अब ये जो v है, v का मान क्या होता है, v का मान होता है 5, v का मतलब क्या होता है 5 होता है, और i का मान मतलब क्या होता है 1 होता है। अब ध्यान से देखिएगा इस वाले स्टेप को, इसका मान हुआ 5 और इसका मान कितना हुआ 1 हुआ। अब देखिए क्या कहा गया है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आता है। अब ये छोटे मान वाला संकेत i है और ये क्या है, बड़े मान वाला संकेत क्या है v है, तो v के ये बाईं ओर ही तो है, और यही तो इसमें कहा गया है कि अगर बाईं ओर आ जाएगा तो क्या होगा, इस 5 में से इसका मान क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि 5 दाईं ओर है और ये जो छोटा वाला है ये बाईं ओर है, तो बाईं ओर वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 में से एक घट के कितना हो जाएगा 4, और इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप क्या लिखेंगे आई एक्स का मतलब क्या हुआ, आई एक्स का मतलब क्या हुआ, तो x का मान होता है 10 और i का मान क्या होता है, i का मान होता है 1। अब i क्या है, i जो है वो छोटा है, 10 से छोटा ही तो है, 1 क्या है 10 से छोटा है, तो 10 में से क्या हो जाएगा 1 घटेगा, तो 10 में से जब 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9, तो इसका मान क्या होता है 9 होता है। तो जब कोई भी संकेत जो कि छोटा है वो किसी ऐसे संकेत के बाईं ओर आता है जो कि बड़ा संकेत है, तो छोटे वाले का मान क्या होता है, बड़े वाले मान में से घट जाता है और वही उस संख्या का एक्चुअल वैल्यू हो जाता है। ठीक, ये था आपका तीसरा नियम। इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं 2 नियम और हैं, इसको जल्दी से नोट करिए। 3 नियम हो गए आपके।
देखिए, रोमन संख्या से कम एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए रोमन संख्या का थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। हर बार का नियम है कम से कम एक सवाल, चाहे वो एमसीक्यू में ही क्यों ना पूछा जाए, कम से कम एक सवाल हर बार पूछा जाता है। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा कि शून्य को रोमन संख्या में लिखने के लिए कोई भी संकेत नहीं है, ठीक है। जीरो को रोमन संख्या में नहीं लिखा जा सकता है। तो अगर केवल शून्य के लिए पूछता है तो शून्य को रोमन संख्या में नहीं लिखा जा सकता है, उसके लिए कोई संकेत नहीं है, ठीक। देखते हैं चौथा नियम क्या है। तो चौथा नियम ये है कि संकेतों वी एल और डी को वी एल और डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। नहीं लिखा जाता है। मतलब क्या हुआ कहने का? तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि v अर्थात वी एल और डी के मान को कभी भी घटाया नहीं जा सकता। इससे पहले वाला नियम क्या था? इससे पहले वाला जो नियम था, नियम नंबर 3, वो यही तो था कि जो संकेत बाईं ओर होता है उसका मान क्या होता है। अगर कोई ऐसा संकेत बाईं ओर है जिसका मान क्या होता है, दाईं ओर वाले संकेत से कम होता है, तो बाईं ओर वाले संकेत को हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसमें से घटा देते हैं। यही तो था। लेकिन यहाँ पर अब देखिए एक्सेप्शन केस है, मतलब अपवाद है। क्या है कि संकेतों वी एल और डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। ये कभी भी आपको बाईं ओर नहीं मिलेंगे लिखे हुए। क्यों? क्योंकि इनके मान को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये x लिखा हुआ है तो आपको कहीं भी इस तरह से v लिखा नहीं दिखेगा, ठीक है। आप कहीं भी इस तरह से लिखा नहीं देखेंगे कि v बाईं ओर लिखा हुआ है किसी संकेत के, या फिर आप कहीं ये नहीं देखेंगे कि l यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर C लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है। या फिर आप इस तरह भी नहीं देखेंगे कि कहीं D यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ M लिखा है। तो ना तो V आपको बाईं ओर लिखा देखने को मिलेगा, ना फिर L मिलेगा, और ना ही D मिलेगा। कहने का मतलब साफ है कि इन तीनों के मान को कभी भी घटाया नहीं जाता है। ये हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। x के बाद में अगर v लिख दिया जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। c के बाद में l लिख दिया जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। c का मान होता है 100 और l का मान होता है 50, तो जुड़कर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ पर m का मान क्या होता है, 1000, और d का मान होता है 500। ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे। तो ये हमेशा बाद में लिखे जाते हैं, पहले बाईं ओर ये कहीं नहीं लिखे जाएंगे, ठीक। वी एल और डी जो है ये कभी भी बाईं ओर नहीं लिखे जाएंगे। ये क्या हुआ, 150 यानी कि 150, और ये कितना हुआ, 15, ठीक। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अगला नियम क्या है देखते हैं। नियम नंबर 5 क्या है? संकेत आई को केवल v और x में से तथा संकेत x को केवल किसमें से? LCM और M में से घटाया जा सकता है। ठीक, क्या कह रहा है कि संकेत I को केवल V और X में से तथा संकेत X को केवल L, C और M में से ही घटाया जा सकता है। मतलब क्या हुआ इसका? तो इसका बस इतना सा मतलब है कि I आपको हमेशा V और X के ही बाईं ओर देखने को मिलेगा। ठीक है, V या X में से ही इसका मान घटेगा। जैसे कि IV लिखा है, जैसे कि IX लिखा है, जैसे कि आपको ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि I जो है वो L के पहले लिखा हुआ है। ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि L में से इसको नहीं घटाना है। अगर L यहाँ पर है तो इसके पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? X देखने को मिलेगा, और उसके पहले फिर हो सकता है कि I आ जाए। ठीक, अगर आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, तो यहाँ X देखने को मिलेगा। ठीक, अगर M लिखा है तो उसमें से भी X घट सकता है। ठीक, तो कहने का बस इतना सा मतलब है कि I को केवल V और X में से ही घटा सकते हैं। ये नहीं कि I को आप L के पहले लिख दिए। इसका ये मतलब नहीं है कि L में से आप I को घटा सकते हैं। I बस V और X में से ही घटेगा। X किस में से घटेगा? तो X घटेगा L, C और M में से। तो इतने नियम थे, 5 नियम। और ये पांचों नियम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो रोमन संख्याओं को लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक सवाल देख लीजिए। लिखा हुआ है कि 59 को रोमन में लिखो। 59 को क्या करना है? रोमन में लिखना है आपको। तो 59 को आपको रोमन में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि 50 को रोमन में क्या कहते हैं। ठीक, तो 50 देखिए 59 कैसे लिखा हो? 59 लिखा है 50 + 9। इसी तरह तो लिखा है। 50 को आप क्या लिखेंगे? L, और 9 को क्या लिखेंगे? प्लस मान लीजिए 9 को क्या लिखेंगे? IX। यही तो हुआ, मिलकर क्या हो गया? LIX। यही तो है 59। L का मतलब 50 और IX का मतलब हुआ 9। तो 50 और 9 मिलकर क्या हो गया? 59 हो गया। ठीक, जैसे आपको लिखना है 99। क्या लिखना है? 99 को लिखना है। अब 99 को कैसे लिखेंगे? तो 99 को लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 90, और 90 में फिर 9 को जोड़ना रहेगा। यही तो है, 90 लिखिए, 9 जोड़ दीजिए, हो गया 99। अब 90 कैसे लिखेंगे? तो 90 लिखने के लिए क्या करेंगे? 90 कैसे लिखा जाता है?
90 लिखा जाता है। सी का मतलब होता है क्या? सी का मतलब होता है 100, और सी के पहले एक्स लगा देंगे, मतलब क्या हुआ, जो बाईं ओर आता है वो क्या होता है? घट जाता है। तो 100 में से x का मतलब क्या होता है? 10। 100 में से 10 घटेगा तो एक्स सी का मान क्या हो जाएगा? 90। तो 90 को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स सी का। ठीक, तो एक्स सी यहाँ पर हो गया। ठीक है, 9 लिखना है। 9 अभी आपने यहाँ पर देखा था कि आई एक्स को कहते हैं हम क्या? 9। मतलब क्या हुआ? एक्स सी आई सी, ये लिखा हुआ है क्या? 99 लिखा है? कह दीजिए नहीं लिखा है। तो इस तरह से आप रोमन संख्याओं में लिखे संख्याओं को पहचान सकते हैं, रोमन संख्याओं में लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्या से रोमन संख्या में बदल सकते हैं, रोमन संख्या से अंतर्राष्ट्रीय संख्या में बदल सकते हैं। ठीक, तो ये नियम याद रखिएगा। और जो बेसिक है, यानी कि आई को 1 कहते हैं, वी को 5 कहते हैं, एक्स को 10 कहते हैं, एल को 50 कहते हैं, सी को 100 कहते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये जो संकेत हैं इनको मत भूलिएगा, इनको याद रखिएगा और ये नियम याद रखिएगा, तो आप आराम से इनको लिख देंगे। अब क्या है? तो अब है, क्या है? स्थानीय मान। क्या है? स्थानीय मान। जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्लेस वैल्यू। ठीक, क्या होता है स्थानीय मान? स्थानीय मान क्या है? तो देखिए, प्रत्येक स्थान के संगत मान को स्थानीय मान कहते हैं। कह दीजिए कि नहीं समझ आया, कहिए नहीं समझ आया। देखिए, जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा कि वैल्यू जो होती है वो कुर्सी की होती है ना? पावर किस में होता है? पावर जो होता है वो कुर्सी में होता है, वहाँ पर बैठे इंसान में नहीं। ये सुने होंगे ना डायलॉग। तो वो इंसान जो है, वो जो कुर्सी है, उस कुर्सी पर जो भी बैठेगा क्या होगा? पावर उसी के पास होगी, चाहे हम बैठे, चाहे आप बैठे, चाहे कोई भी बैठे। ठीक है, ये पिक्चरों में डायलॉग बहुत सुने होंगे, है ना, कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर अगर प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं तो पावर उनके हाथ में है। ठीक, अगर वहाँ पर
मान लीजिए कोई और प्रधानमंत्री बैठते हैं तो उनके हाथ में पावर जाएगा, अगर कोई और प्रधानमंत्री बैठते हैं तो उनके हाथ में पावर जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, वो क्या हो गया, वो कुर्सी जो है वो क्या हो गया, स्थान हो गया मान लीजिए। ठीक, तो उसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि हर स्थान का अपना अपना वैल्यू। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग घर में हम लोग की क्या होती है, जैसे मम्मी लोगों के सामने हम लोग की अपने घर में क्या होती है, कोई इज्जत नहीं है। लेकिन वही मान लीजिए कि कोई शादीशुदा इंसान है, अगर अपने ससुराल पहुंच जाए तो उसकी बहुत इज्जत होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती है ना। तो वहाँ पे अपने घर में उसकी हो सकता है कि उतनी वैल्यू ना हो, बेइज्जती करती हो मम्मी पापा, है ना। लेकिन मान लीजिए वही इंसान कहाँ अगर अपने ससुराल पहुँचता है तो वहीं पे उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ठीक, तो समझ लीजिए कि क्या होता है, हर इंसान का अलग अलग स्थान पे अलग अलग वैल्यू होता है। ठीक है, दोस्तों में हम लोग के क्या है, कोई कुछ भी बोल रहा है, मान लीजिए कोई बहुत बड़े वकील हैं या फिर क्या है, मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा क्या है पुलिस ऑफिसर है। ठीक, तो वो लोग क्या है अपने जब दोस्तों में रहते होंगे तो क्या है, दोस्त लोग के लिए तो वो दोस्त ही हैं, है ना। वो तो वैसे ही कुछ भी बोलते होंगे। ठीक है, लेकिन वही जब वो क्या होते हैं ऑन ड्यूटी होते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट क्या होती है, बढ़ जाती है, वहाँ पे उनका अलग वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन फैमिली में दोस्तों में उनकी अलग वैल्यू होती है। तो वैल्यू किसकी होती है, उस प्लेस की होती है। ठीक, तो मान लीजिए अब हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, मान लीजिए कि कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, संख्याएं क्या हैं, 5679। एक संख्या और लिख दिया हमने यहाँ पर, क्या लिख दिया, 654321। ठीक, जीरो भी लिख दिया आखिरी में। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है। अब क्या होगा, अब ये इतना सा बात है केवल कि इस वाले अंक को जो सबसे दाहिने तरफ है ये क्या है, इकाई है। ठीक, इसके बगल वाला क्या होता है, दहाई होता है। इसके बगल वाला क्या होता है, सैकड़ा। इसके बगल वाला क्या होता है, हजार। तो जैसे जैसे आप बाएं तरफ बढ़ते जाएंगे वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, यहाँ पे भी इसी तरह से होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि 7 का स्थानीय मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, 9 का, मैं सभी अंकों का बता रहा हूँ कि कैसे निकलेगा। ठीक है, एक तरफ से अब 9 का ये क्या है, 9 इकाई के स्थान पर है। इकाई मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब होता है एक। इसका मान क्या हो जाएगा, 9 को जब 1 से गुणा किया जाएगा तो 9 ही रहेगा। 7 जो है ये दहाई के स्थान पर है, तो 7 गुणे दहाई का मतलब क्या हुआ, 10। 7 गुणे 10, इसका मतलब क्या हुआ, 10 सत्ते 70। ठीक, 6 जो है ये सैकड़ा के जगह पर है। 6 गुणे में क्या होगा, 100, मतलब क्या हो जाएगा, 600। ठीक, ये जो 5 है ये हजार के जगह पर है, ये क्या हो जाएगा गुणा होकर 5,000। ठीक, तो ये है इसका स्थानीय मान। ठीक है, इसी तरह से इधर भी देख लेते हैं। जीरो का क्या होगा, जीरो का तो वही होगा, जीरो किसी का नहीं है ना। जीरो में किसी का भी गुणा करोगे क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक,
जब एक वाले अंक को करेंगे तो एक गुणे में क्या होगा, ये क्या है, दहाई के स्थान पर है 10, कितना हो जाएगा 10 एकम 10। 2 गुणे में क्या होगा 100 बराबर 200। ये 3 का है, 1000 के जगह पर है, 3 गुणे में 1000 बराबर 3000। ये 4 गुणे में, अब 10,000 के जगह पर है तो 4 गुणे 10,000 बराबर 40,000। ठीक, इसी तरह से ये और इसी तरह से ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, स्थानीय मान निकाल सकते हैं। दिख रहा है ना? इस तरह से आप स्थानीय मान आराम से निकाल सकते हैं। तो ये है स्थानीय मान। अब जातीय मान क्या होता है? स्थानीय मान तो ये है, एक होता है जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान, जिसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं ना। अब ये क्या होता है? तो जातीय मान वही होता है, जातीय मान किसी भी अंक का बदलता नहीं है। जो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको चाहे कहीं भी बैठा दो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक, होते हैं ना कुछ ऐसे लोग कि चाहे उनको कहीं भी बैठा दो, चाहे कितने भी ऊंचे पोजीशन पे बैठा दो या फिर कितने भी नीचे पोजीशन पे बैठा दो, जो उनके अंदर होता है क्वालिटी वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक, तो वो वही समझ लीजिए वो क्या है, जातीय मान है, मतलब वो कभी नहीं बदलेगा। 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 ही रहेगा, एक्चुअल जो वो है। 7 का वास्तविक मान जिसको हम कह सकते हैं, 7 का वास्तविक मान जातीय मान क्या होगा, 7 ही रहेगा। 6 का, अब ये सैकड़ा के जगह पर 6 लिखा हुआ है, लेकिन जब जातीय मान की बात होगी तो क्या होगा, 6 ही रहेगा। और जब स्थानीय मान की बात होगी तो ये कहाँ पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, यानी कि 600 हो जाएगा। जब 1000 के जगह पर ये 5 लिखा हुआ है तो क्या होगा, जब जातीय मान की बात होगी तो 5 ही रहेगा, लेकिन जब इसके स्थानीय मान की बात होगी तो हो जाएगा 5000, क्योंकि वो 1000 के जगह पर है। ठीक, तो ये था आपका जातीय मान और स्थानीय मान। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से समझा देंगे। पर आसान सा है, कक्षा 2 से पढ़ रहे हैं, समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। अब तो पढ़ाने की बारी है। सवाल कुछ देखते हैं। पहला सवाल क्या है, 24,644 में 24,644 में तीनों 4 का स्थानीय मान बताओ। तीनों 4 का स्थानीय मान बताओ। बहुत ही छोटा सा सवाल, बताइए भाई क्या होगा। 24,644 में तीनों 4 का स्थानीय मान, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा क्या पढ़ा, 24,644, मैंने इसको दूर दूर थोड़ा लिख दिया। ठीक, ये क्या है, इकाई,
ये क्या है? दहाई। ये क्या है? सैकड़ा। ये हजार। और ये 10,000। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है एकदम क्लियर। ठीक है। अब 4 का हमें, पहले वाले 4 का देखते हैं क्या होगा। तो इसका क्या होगा? इकाई के स्थान पर है यानी कि 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4। इसका स्थानीय मान क्या होगा? 4 होगा। ठीक। जब इस वाले 4 की बात करेंगे तो क्या होगा? दहाई के स्थान पर है ना, तो 4 गुणे में क्या होगा? दहाई मतलब 10 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 40। इसका स्थानीय मान 40 है। जब इस वाले 4 की बात करेंगे तो 4 गुणे में सैकड़ा के स्थान पर है, नहीं नहीं नहीं, हजार के स्थान पर है, तो किससे गुणा होगा? 1000 से, यानी कि कितना हो जाएगा? 4000। ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक, सब ठीक है। स्थानीय मान ये है सबका। अगला सवाल क्या है? 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। दूसरा सवाल, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या होगी? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 6705 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कौन कौन सी होगी? देखिए, आपको क्या करना है, जब सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो आपको अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखना है। ठीक, रिपीट नहीं करना है भाई, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है, इसमें रिपीट करने वाला नहीं है। ठीक, सबको एक एक बार यूज करना है बस। तो देखिए, अवरोही क्रम में संख्याओं को जब आप लिख देंगे तब क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक, जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, मतलब सॉरी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या इन चारों अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है? 7 है, तो 7 को सबसे पहले रखेंगे। फिर 6 है, 6 को रखा हमने। उसके बाद 5 है, हमने 5 को रखा, और फिर आखिरी में 0। तो घटते क्रम में लगा देना है। ठीक, अब सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या को क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप अवरोही क्रम में लगा रहे थे, यहाँ पर भी आप, यहाँ पर आपको क्या करना है? आरोही, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। पहले सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, मतलब सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और आखिरी में सबसे बड़ा। ठीक, इस तरह से आपको लगाना है आरोही क्रम में। यहाँ पर क्या करना था? अवरोही क्रम में संख्याओं को लगाना था। आपको सबसे बड़ा पहले रखना था, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? आरोही क्रम में।
लेकिन साथ में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर उसमें शून्य कहीं दिया हुआ है तो शून्य को पहले प्लेस पर नहीं रखेंगे। अगर आपने मान लीजिए क्या होगा, शून्य को पहले प्लेस पर रख दिया मान लीजिए, ठीक, सबसे छोटा क्या है, 0 है, 0 आ गया, उसके बाद 5 है, 5 हो गया, उसके बाद 6 है, 6 हो गया, उसके बाद 7 है, 7 हो गया। तो 0 5 6 7 का मतलब क्या हुआ, मतलब 0 है ही नहीं, 567 ही तो हुआ। और 567 क्या है, 4 अंक का तो है ही नहीं, ये तो 3 ही अंक का है ना। ये कितने अंक का है, ये तो 3 ही अंक का है, लेकिन हमको 4 अंक का लिखना है। तो 0 को हम पहले प्लेस पर नहीं रख सकते हैं, इसको दूसरे प्लेस पे रखेंगे अगर 0 है तो, बाकी सबको आरोही क्रम में लगा देंगे। तो सबसे फिर अब 0 को तो छोड़ दो, ठीक है, 0 दूसरे प्लेस पे आ जाएगा। 0 के बाद कौन सा है, 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, 7। समझ गए, आसान सा था ना, छोटा सा। तीसरा सवाल, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जल्दी जल्दी बताओ। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताओ। बताओ भाई, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। लग रहा होगा आप लोगों को कि आज हम तो बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हैं ना, अभी पहला ही तो क्लास है और बेसिक से स्टार्ट किए हैं, तो धीरे धीरे तो लेवल बढ़ेगा, अचानक से तो बढ़ेगा नहीं, है ना। लेकिन ये बच्चों वाले क्वेश्चन ही आते भी हैं, ये मत भूलिएगा। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 5 अंकों की जब सबसे बड़ी संख्या जो होगी, जितने अंकों की संख्या पूछी जाए उसमें अगर बड़ी संख्या पूछी जा रही है सबसे बड़ी, तो आप क्या करेंगे, जितने अंक का पूछा जा रहा है उतनी बार क्या कर दीजिए, 9 लिख दीजिए, 9 9 9 9 9, 5 बार 9। और सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जा रहा है, सबसे छोटी संख्या, तो उसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले नंबर पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, बाकी 4 ठो 0 लगा दीजिए, ठीक। ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। देखिए एग्ज़ाम आप लोगों के जून या जुलाई में होंगे, अभी बहुत टाइम है, आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैथ का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस जो मैं यहाँ पर पढ़ाया करूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई डाउट फंसता है, आपका क्वेश्चन कोई फंसता है, तो आप हमको टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, पर्सनल पे भी कर सकते हैं, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4,
1 2 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। 1 2 5 से बनने वाली 3 अंकों की 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए और 3 अंकों के ही होने चाहिए। ये सवाल डीएलएड में पूछा गया है 2021 में। 2021 में आया हुआ सवाल है ये, यानी कि मैंने जो पेपर दिया था उसमें। ठीक है, तो ये सवाल आया था। क्या है सवाल, देखिए। 1 2 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। देखिए, सबसे पहले क्या करिए आप, क्या लिखा है, 1 2 5 लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है और 5 लिखा है। सबसे पहले आप 1 लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद में एक बार क्या करिए, यहाँ पर 2 लिखिए और 5 लिखिए। फिर दोबारा क्या करिए, 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करिए, 2 की जगह पर आप यहाँ पर जहाँ पे आपने 2 लिखा था वहाँ पर क्या करिए, 5 लिख दीजिए और 2 को बाद में कर दीजिए। हो गया 2 संख्याएं। तीसरी बार अब क्या करेंगे आप, 2 को यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए। अब 1 का काम खत्म हो गया, पहले 1 रहेगा अगर, तो फिर बस यही 2 संख्याएं बनेगी। एक बार बीच में 2 आएगा और एक बार किनारे पर 2 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 2 को रखेंगे पहले। अब बीच में क्या आएगा, तो बीच में मान लीजिए आप पहले क्या लाते हैं, 1 लाते हैं। इसको मान लीजिए ये यहाँ पर था, ये 1 अगर पहले आपने रखा है तब बना है। 2 को जब आप पहले रखेंगे तब क्या होगा, 2 यहाँ आ गया तो पहले या तो आपका क्या आ जाएगा, 1 बीच में आ गया और उसके बाद 5 आ गया मान लीजिए। ठीक, अब दोबारा आप क्या करते हैं, 2 को फिर से आप पहले रखते हैं। अब यहाँ पर आपने बीच में 1 रखा था तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप बीच में 5 को रखेंगे और 1 जो है वो आप किनारे कर देंगे। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, 5 को पहले लिख लीजिए। अब 5 को पहले लिख लिया तो 1 और 2 जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख लीजिए। 1 बीच में हो गया, 2 किनारे पर हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, आखिरी वाले में 5 को फिर से आपको वहीं रखना है पहले ही। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने 1 को बीच में रखा है, 2 को किनारे रखा है। आप क्या करिए, यहाँ पर 2 को बीच में कर दीजिए, 1 को किनारे कर दीजिए। बिना किसी कंफ्यूजन के आपकी ये इतनी संख्याएं बनेंगी। ठीक, 1 अगर आप किनारे पर रखते हैं तो ये 2 होगा, 2 को आप किनारे पर रखते हैं तो ये 2 होगा, 5 को आप किनारे पर रखते हैं तो ये 2 होगा। टोटल कितनी संख्याएं हुई, 6 संख्याएं। 1 2 3 4 5 6, टोटल आप 6 संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती बताइए। 2017 में पूछा गया सवाल। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। कब पूछा गया भाई? 2017 में। देखिए छोटे छोटे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2017 में पूछा गया सवाल क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। तो उत्तरवर्ती संख्या की बात कर रही है। देखिए उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है? उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या को ही क्या कहते हैं? अनुवर्ती भी कहते हैं, अनुवर्ती। ठीक, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या होती है? तो कोई भी संख्या जो लिखा होता है, मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, ठीक, तो कोई भी जो संख्या लिखा होता है उसमें क्या करते हैं, जब एक जोड़ देते हैं तो उसके जस्ट बाद की जो संख्या मिलती है, यानी कि 5 और 1 6, तो 6 क्या है? ये 5 की उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या है। ठीक, जब एक जोड़ने पर जो संख्या हमको प्राप्त होती है वो क्या होती है? उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या होती है। और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? तो जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो इसमें से क्या करते हैं, हम 1 को घटा देते हैं, तब क्या मिला? 5 - 1 4, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का पूर्ववर्ती। ठीक, अब यहां पर क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 3 बार 9 हो गया, यही तो हुआ। और इसकी उत्तरवर्ती संख्या पूछी जा रही, इसका मतलब क्या हुआ? +1, और बराबर क्या हो जाएगा? 1 3 बार 0, यानी कि 999 का उत्तरवर्ती संख्या 1000, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक, क्वेश्चन 545 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर, दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? बताइए जल्दी से। 545 में पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये है इकाई के स्थान पर, ठीक, ये है दहाई के स्थान पर, ये है सैकड़ा के स्थान पर, ठीक है। अब इकाई के स्थान पर जो है इसका स्थानीय मान क्या होगा? 5 गुणे इकाई के स्थान पर है तो 1 हुआ, बराबर क्या हुआ? 5, इसका स्थानीय मान हुआ 5। जो सैकड़ा के स्थान पर है इसका क्या होगा? तो 5 गुणे में क्या होगा? 100, बराबर कितना हुआ? 500, इसका स्थानीय मान 500 है। अब 500 में से अंतर पूछा, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो 500 में से 5 को आप घटा दीजिए, घटाने पर क्या मिलेगा? 500 में से 5 घटाएंगे 495, और ये 495 ही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 495 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए अगली क्लास जो होगी वो होगी किसके बारे में, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं ना, बहुत तरह की संख्याएं भी तो होती हैं, उनको कई प्रकार से विभाजित किया गया है। तो अगली क्लास उसके बारे में रहेगी। ठीक, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आप लोगों के लिए क्या है, चलिए इसको अभी होमवर्क देंगे। निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है, ये है अगला सवाल। निम्न में कौन सी संख्या बड़ी है। पहला सवाल क्या है, 4 8 8 2 4 3, 4 8 8 2 4 3 और 4 8 0 2 4 3, 4 8 0 2 4 3 में इसमें कौन कौन सी, इसमें इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, ये बताना है आपको। दूसरा 3 2 7 8 4 0 0, 3 2 7 8 4 0 0 और 3 2 7 3 2 7 8 2 7 0, इन दोनों में कौन सी बड़ी है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। नीचे दिए गए अंकों से पांच अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। अंक क्या है, पहला है 3 8 7 9 5, 3 8 7 9 5 और दूसरा है 2 0 6 4 5, 2 0 6 4 5। इससे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए 5 अंक की, इससे भी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए 5 अंक की। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। यह हो गया ऊपर वाला। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा था, इसमें आपसे ये पूछा था कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए कितने, पहले तो ये देखिए कि कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। देखिए क्या इसमें भी 6 अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 अंक हैं, अंक बराबर हैं। ठीक, ये भी 6 अंक की है, ये भी 6 अंक की है। अब दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, इधर से देखेंगे कि कितने समान अंक हैं, बाएं तरफ से देखेंगे। ठीक, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों अंक क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, दोनों अंक बराबर हैं। यहाँ पर 8 है तीसरे अंक पर, बाएं से तीसरा अंक यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है, 0 है, यानी कि 8 जो है वो 0 से बड़ा है। तो ज़्यादा और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या हुआ, ये वाली जो है पहला वाला ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, 48,000 नहीं 4,88,243 ये लिखा है।
और ये लिखा है 4,80,243, तो 88,000 वाला भाई बड़ा होगा। ठीक है, तो तीसरे अंक पर ही क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, तो ये क्या हो गया, 8 जो है वो 0 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंक जो है वो अगर बराबर है, उसके बाद से फिर हम बाएं तरफ से कंपेयर करेंगे। ठीक, यहाँ पर भी हम गिनेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अंक 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी अंक 7 हैं। अब बाएं तरफ से हम देखते हैं। ठीक, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 है, और 4 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम क्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, अवरोही क्रम में आपको लिख देना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 3 है। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उल्टा इसी को लिख दीजिए, हो गया 3 5 7 8 9, ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक, इसी तरह से इसका भी करेंगे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखिए, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, और आखिरी में 0। ठीक, 6 5 4 2 0, सबसे छोटी लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 0 है, और हमने क्या बताया था, अगर 0 है तो उसको पहले प्लेस पर मत रखिएगा, छोटी संख्या लिखते समय उसको क्या करिएगा, दूसरे प्लेस पर कर दीजिएगा, पहले प्लेस पर उससे बड़े वाली कर दीजिएगा। तो 0 को छोड़ दीजिए, इससे 0 से बड़ा इसमें क्या है, 2 है, तो 2 को लिख लीजिए, और 2 के बाद में फिर क्या करिए, 0 को लिख दीजिए, और बाकी सब उसी हिसाब से लिख दीजिए जैसे जैसे वो उससे बड़ा हो रहा है। तो इससे बड़ा, फिर 2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 0, 0 दूसरे प्लेस पर हो गया, फिर 2 से बड़ा आएगा 4, फिर 4 से बड़ा 5, और फिर 5 से बड़ा 6। ठीक, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई आपकी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगा नहीं, सब छोटा छोटा सवाल है, आसान सा है ना। चलिए ठीक है, कुछ 2 सवाल दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उसको लिख लीजिएगा, अगले जब अगला क्लास होगा तो बताइएगा। ठीक है, सवाल क्या है, 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है, क्या है भाई, निम्न में 8 का स्थानीय मान, निम्न में 8 का स्थानीय मान का, 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ, ये है। क्या है भाई, पाँच
8 7 6 8 2। पहला ये हो गया, ठीक है। निम्न में 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। पहला ये हो गया, दूसरा 4 8 2 5 8, ये हो गया। ये लिख दीजिए इतना, ये क्या है आपका होमवर्क है, ठीक। जल्दी से सवाल लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं समय भी काफ़ी हो गया होगा ना, 1.5 घंटे होने वाले हैं। चलिए ठीक है। तो ये बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की आज पहली क्लास थी इस चैनल पर, मेरे द्वारा ली गई, ठीक। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक। बाकी अगली जो क्लास होगी वो होगी संख्याओं के प्रकार। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, और अगर आप आखिरी तक जानना चाहते हैं तो कृपया लगातार इस चैनल को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल को देखते रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि बस अब ये नहीं कि केवल आप देख ही रहे हैं, आपको मेहनत भी थोड़ा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ में जो मेन चीज़ होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक। यहाँ से देखिए, क्लास लीजिए, समझिए चीज़ों को, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक। हाँ, तो फिर ख़त्म करते हैं आज का ये क्लास यहीं पर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।